नमस्कार, जय हिंद साथियों। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीटेट के पेपर सेकंड यानी सीटेट के जो 6 to 8 का पेपर स्तर होगा, इसमें सीडीपी के 30 प्रश्न को हम लोग देखेंगे और उसके आंसर के बारे में हम लोग समझेंगे। अतः आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और आप लोग अपना स्कोर सीडीपी का चेक करके अवश्य बताइए कि आप लोगों का स्कोर कितना बन रहा है। मैं जो भी आंसर बताऊंगा यह 1-2-3 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं मिलाकर आप लोगों को आंसर की बताऊँगा और अपना भी कुछ व्यू पॉइंट दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करिए और कमेंट करके आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, तो ज्ञान क्या है? इसमें जो इसका आंसर होगा वह दूसरा होगा, यानी पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय, यानी निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा ज्ञान किया जा सकता है, निर्मित किया जा सकता है। ये सही होगा। ठीक। दूसरा है, जिसे विश्वसनीयता के द्वारा मापा जा सकता है, ये गलत है। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यानी दूसरा सही है। तीसरा, अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया जाता है, ये भी गलत है। तीसरा भी गलत है। चौथा, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से स्वनिर्मित होता है, ये भी गलत है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? दूसरा वाला सही होगा। ठीक। अब आगे हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ ऑप्शन में दे दिया है नहीं है, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करके इसे अनुभव करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है, किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है। किशोरावस्था क्या है? एक सामाजिक संरचना है। तीसरा, किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन की शुरू करने माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। और चौथा ऑप्शन है, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के लिए विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक और परिवर्तन होते हैं, यानी चौथा ऑप्शन सही है। तीसरा वाला भी सही है, किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है। ठीक। किशोरावस्था क्या है? एक सामाजिक संरचना, ये भी सही है। लेकिन ये विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, इसे अनुभव करते हैं, यानी ये भी सही है। लेकिन इसमें डाउट लग रहा है, यानी इसमें ए और बी दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो किशोरावस्था एक सामाजिक संरचना है। किशोरावस्था क्या है? एक सामाजिक रचना है। यह हमें लग रहा है कि यही सही होगा इसका, यानी कौन सा कथन किशोरावस्था के बारे में सही नहीं है? तो दूसरा ऑप्शन होगा। हालांकि इस पर सीटेट का जो ऑफिशियल जो आंसर की आएगी उसके माध्यम से इसको हम लोग क्लियर करेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक महारथ लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन होगा, अपमान के डर से, असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। ये तो गलत है, वर्णन नहीं करता है, यानी पहला गलत। दूसरा, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, ये सही हो सकता है। लेकिन आगे हम लोग तीसरा देखेंगे, किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ठीक। ये भी देख सकते हैं इसको भी। बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त, ये भी ग्रेड आ गया इसमें गलत, यानी पहला और चौथा तो गलत हो गया। दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, दूसरा वाला भी गलत हो गया, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा होगा। आगे हम लोग चौथे प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा, यानी प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर जो होगा वह तीसरा होगा, यानी शिक्षक बच्चों के प्रयोग के लिए विविध सामग्री और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यह एक नया शब्द आया है हिंदी में, आलंबन को स्कैफोल्डिंग करते हैं। स्कैफोल्डिंग माने पांड ढांचा। ठीक। यह यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। जबकि शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, गलत है। बच्चे स्वतंत्र रूप से सीखने देते हैं। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देते हैं, उसमें सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन, शिक्षक पाठचर्या में मानक आ गया है, मानकों में कड़ाई से पालन निश्चित, ये भी गलत है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। पांचवा प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, इसमें क्या होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मतलब अक्षर जो है उसे अज्ञात अंक के रूप में, औपचारिक में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा औपचारिक। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना करने में सक्षम बनाती है। बीजगणित और गणना करने में क्या करती है? सक्षम बनाती है, यानी चौथा ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा।
छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्र को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर जो होगा वह टू किल ए मॉकिंग बर्ड टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करते हैं, इस यह विश्लेषण करने की आवश्यकता में इसमें वर्णन किया जा सकता है। नायक तो होगा नहीं, उपन्यास भी नहीं होगा, उपन्यास का विषय भी नहीं होगा, उपन्यास का कथानक नहीं, यानी लेखक प्रतिवाद का उपयोग कैसे करता है यह विश्लेषण करने में सहयोगी या आवश्यक है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला और सातवां प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। सातवां प्रश्न दिया है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। ये सही बात है। दूसरा, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो भावनाएं सीखने में बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इन दोनों का ऑप्शन क्या होगा, यानी ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी ये दोनों सही है और ए आर की व्याख्या करता है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। सातवें का दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, पाठ्यपुस्तकों और मीडिया से विभिन्न जेंडरों का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है? जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा, तो जेंडर स्थिरता को मजबूती मिलेगी। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से, हतोत्साही तो गलत हो गया, जेंडर रूढ़ी भी गलत, जेंडर पहचान को मजबूत करना भी गलत, यानी जेंडर स्थिरता क्या मिलेगा, मजबूती मिलेगी। किससे? मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, यह जेंडर स्थिरता को मजबूत करने का कार्य करेगा। अगला और नौवां प्रश्न है, शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन, सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनमन्य मतलब लचीला समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। समान एक नहीं लागू किया जा सकता है, गलत है। दूसरा, मतभेदों का सामान्य एक मतभेद आ गया इसमें, ये भी गलत है। विभिन्न व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना, ये भी गलत है। भिन्नताओं को मानव विविधता का प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, यानी जो विभिन्नताएं हैं वो मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता है, इस रूप में हमें मानना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता से संबोधित किया गया है शिक्षक को। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला और 10वां प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन है। प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या है? गतिशील होना ही प्रगतिशील कक्षा में आकलन है, यानी डायनेमिक होना, यानी यही सही होगा। वस्तुनिष्ठ गलत, योगात्मक गलत, मानक भी गलत। ठीक, मानक टैग वर्ड में गलत होगा, योगात्मक भी गलत, वस्तुनिष्ठ गलत, यानी गतिशील होना एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन है। अगला प्रश्न है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँखों को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित करना। तो इसका साफ आंसर मिल सकता है दृष्टि संबंधित, उसे क्या है, समस्या। स्वलिनता तो होगा नहीं, स्वर से संबंधित, बोलने से संबंधित है। संचार, विचारों का आदान प्रदान, भाषा की समझ, भाषा की गहनता समझ, ये गलत है। ठीक, यानी दृष्टि संबंधी समस्या उसको है, यानी बी दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 12वां है, वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कथन है, आर विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, यानी ए आर की दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, यानी ए आर की क्या है, सही व्याख्या करता है, ए की आर सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न है, शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए। आर कारण में क्या दिया है, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षक चिंतनशील हो, यानी ए आर दोनों सही है और आर ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी दूसरा ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। 13वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका आलंबन के माध्यम से छात्र को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करना है। आलंबन मतलब स्कैफोल्डिंग आ गया, यानी सही है। ठीक, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र सीखने की अनुमति, गलत। छात्र की जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, गलत। केवल आ गया, ये भी गलत, यानी तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा।
15वां प्रश्न है, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है, छात्रों को छोटे समूहों वर्तमान मुद्दों पर शोध करने ने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। ये ऑप्शन यानी सही होगा। छात्रों को नियम और परिभाषा याद करने, गलत। विद्यार्थियों को विकल्पीय प्रश्न पूरी करने को कहे, गलत। उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहे, विधि द्वारा, यानी नियम कानून भी नहीं होगा। छात्र को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और उनको निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 15 का ए। 16वां प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश किनके अनुसार साथ अंतःक्रिया अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीपादूरीभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर या बाहर आता है या किधर आता है? तो इसका आंसर होगा अधिक जानकार अन्य अंदर, यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अधिक जानकार मोर नॉलेजेबल अदर के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर आता है, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 16 का 2। अगला और बहुत महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, अपठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी को डैश की क्षमता को प्रभावित करता है, यानी तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने की क्षमता को क्या करता है? प्रभावित करता है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला और 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? तो समाजीकरण प्रक्रिया की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? पहला दिया यह रेखीय प्रक्रिया है, ये तो होगा नहीं। दूसरा यह एक जटिल प्रक्रिया, ये भी नहीं होगा। समाजीकरण क्या है? एक जटिल प्रक्रिया, ये होगा। ठीक। तीसरा यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों के विशिष्ट रूप से होती है, यानी BCD, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। 18 का 4। अगला और 19वां प्रश्न है, अभिकथन ए। अभिकथन ए में दिया है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कारण में क्या दिया है? समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, यानी समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। सही है, सही बात है। दूसरा, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है, यानी AR दोनों सही है और AR की सही व्याख्या करता है, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, जब नहीं दे दिया इस प्रकार तो विभेदित या निर्देश देना यह समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ठीक। पहला ऑप्शन दिया है प्रतिस्पर्धी लोकाचार। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना यह समावेशी कक्षा का क्या है? उदाहरण नहीं है। प्रतिस्पर्धी यानी प्रतिस्पर्धा को क्या करना? बढ़ावा देना, कॉम्पिटिटिव, ये समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ठीक। विविध दृष्टिकोणों का समावेशन ये होगा, उचित समावेशन का पालन ये भी होगा, विभेदित निर्देश देना ये भी होगा। ठीक। पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। 20 का 1। 21 वाला प्रश्न देखते हैं, अभिकथन। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। सही बात है। बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से मापा जा सकता है, ये गलत है, यानी A सही है और R गलत है। ठीक। यानी बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो यह कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, इस पर अभी हम कुछ कह नहीं सकते। यह जब आयोग का आंसर किया आएगा तो इस पर हम लोग विचार करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक। अगला और 12वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो
प्रभावी रणनीति कौन होगा? अनुशासनात्मक, गलत हो गया। अनुशासनात्मक तो प्रभावी नहीं हो सकता है, गलत। दूसरा, कक्षा के दौरान छात्र को बार बार करने के लिए कार्य देना, ये भी गलत। छात्र को सख्ती से, ये भी गलत। स्वनियमन यानी स्वयं के द्वारा सीखकर, स्वयं नियम के द्वारा बनाकर। समय प्रबंधन के लिए छात्र को क्या देना? टाइमर देना, ये सही होगा। यानी चौथा ऑप्शन क्या है इसका सही है, यानी 22 का 4। अगला और 23वां प्रश्न है अभिकथन ए। साथियों, जैसा कि आप लोग इस बार देख रहे हैं सीटेट में अभिकथन और कारण इस प्रकार के प्रश्न अधिक पूछे गए हैं, जो हम लोगों को समय के महत्व को दर्शाते हैं। यानी समय की अभावता के कारण अधिक विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में समय ज़्यादा लेते हैं, ताकि समय कम मिले और पेपर अच्छे से नहीं हो पाएगा। इस प्रकार के प्रश्न दिए गए थे, तो आप लोग समझ सकते हैं कि पेपर का स्तर कैसा था। आइए देखते हैं हम लोग 23वें प्रश्न को। 23वां प्रश्न है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों में सीखने से बच्चे के अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, यानी ए आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन क्या इसमें सही है, 23 का 2। अगला और 24वां प्रश्न देखते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य प्रगति के दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है। पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है कार्य प्रगति को दर्शाते हुए। वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करती है, सही है। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, भी सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करती है, गलत है। यानी तीसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करती है, ए बी डी, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। तो 24 का 1 आंसर सही होगा। अगला और 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? तो इसका आंसर होगा छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है, गलत है। स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, भी गलत है। निष्क्रिय प्रक्रिया, ये भी गलत हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, 25 का 4। अगला और 26वां प्रश्न देखते हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है, तो इसका आंसर होगा देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। यह कैरोल गिलिगन के द्वारा दिया गया है, जो कोहलबर्ग की नैतिकता की आलोचना की गई थी, किसके द्वारा? कैरोल गिलिगन के द्वारा, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण के माध्यम से। अगला और 27वां प्रश्न है सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद पुरस्कार प्राप्त करने में, जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता बाहरी रूप से प्रेरित है, ठीक, बाहरी रूप से क्या है, प्रेरित है, इसलिए वह नगद पुरस्कार पाने के लिए जीतने में रुचि रखती है। अगला और 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण में प्राप्त जानकारी की अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? तो क्या है, ध्यान देना वातावरण से प्राप्त जानकारी की अर्थ निर्माण और इसे मस्तिष्क में रखने के लिए, आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है ध्यान देना, यानी अटेंशन। यानी 28 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, 28 का सही होगा। अगला और 29वां प्रश्न है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमते हैं? तो इसका आंसर होगा पारंपरिक नैतिकता कोहलबर्ग के नैतिक विकास की बच्चों के तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, दूसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, 29 का 3। अगला और 30वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्याय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित करता है, यानी छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करके उसे दृढ़ता से प्रभावित करता है। दंडित तो होगा नहीं, अपेक्षाएं रखना ये भी नहीं होगा, विशेष छात्रों में बहुत कम उम्मीद ये भी नहीं होगा, यानी चौथा ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। तो साथियों इस प्रकार हम लोगों ने CDP पेपर 2 के 30 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। तो आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताएं कि आप लोगों का स्कोर कितना जा रहा है। तो साथियों मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।